हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आदित्य सिंह पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोल्स रॉयस की सक्सेस स्टोरी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस 4 साल के थे तब उनके पिता का बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई थी। लेकिन ये तो अभी प्रॉब्लम की बस शुरुआत ही थी। और जब रॉयस 9 साल के हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो फिर परिवार का खर्चा चलाने के लिए उनकी माँ को दूसरों के घर नौकरानी का काम करना पड़ा और खुद रॉयस न्यूज़पेपर बेचने का काम करने लगे। अब तक रॉयस का फ्यूचर पूरी तरह से अंधकार में था। लेकिन फिर 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उनकी एक आंट ने किसी भी काम को करने के लिए कड़ी मेहनत और काम के प्रति सच्ची लगन हेनरी में देखा। वह ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गयी। वहाँ वो 20 पाउंड पर एनम देकर रॉयस को रेलवे में नौकरी दिला दी। उसके बाद फिर रॉयस ने अगले 3 साल तक कड़ी मेहनत की और दिन रात एक कर दिया। दर्जनों बुक पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की एज तक वो फुली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज आते तक वो मैक्सिम वेस्टर्न कंपनी में एज ए इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के कारण बहुत जल्द ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास किसी और कंपनी में जॉब लेने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की सेविंग यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत की और उन्होंने अपने कंपनी का नाम रखा FH रॉयस कंपनी। हेनरी ने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेरामोंट को एज ए पार्टनर भी ज्वाइन करा लिया था और उस टाइम रॉयस को अपनी कंपनी को सरवाइव कराने के लिए उन्हें जो जो काम मिला उन्होंने वो किया, जैसे कपड़े सिलने वाली मशीन रिपेयर करना। लेकिन फिर हेनरी रॉयस ने देखा टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और लाइट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो फिर उन्होंने आर्क लैम्प, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल के मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया और इसी काम से कंपनी की किस्मत चमक गई। ईयर 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड क्रॉस कर चुकी थी। 38 की एज तक हेनरी की बहुत अच्छी एक फैमिली हो चुकी थी और वे एक बहुत बड़ी कंपनी खोलने की प्लानिंग कर रहे थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी अचानक कहानी में ट्विस्ट आता है। 1901 में अमेरिकन और जर्मन कंपनी ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंट्री ले ली थी। कंपटीशन एकाएक बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें अचानक से गिर गईं। उसके बाद फिर हेनरी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा। अपनी मेहनत से खड़े किए गए इतने बड़े बिजनेस को फेल होता हुआ देख हेनरी रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत तेजी से खराब होने लगी। उसके बाद जब रॉयस चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए तो उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली कि उन्हें ठीक होने के लिए उन्हें फ्रेश एयर में रहने की जरूरत है। साथ में उन्हें एक और सलाह भी दी गई कि वह एक कार खरीदें और अपनी बॉडी को बिना कष्ट दिए हुए ट्रैवल करें। उसके बाद फिर हेनरी ने एक वैकेशन लेके अपने आप को ठीक किया और फिर डेकोविल नाम की एक फ्रेंच कार भी खरीदी। लेकिन ये कार बहुत ही ज्यादा आवाज करती थी, इसके ब्रेक्स भी अच्छे से काम नहीं करते थे और इस कार में ओवर हीटिंग जैसी भी समस्या थी। हेनरी जैसे बड़े इंजीनियर के लिए ये कार उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती थी, तो इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे इस कार में माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे। पर जाने अनजाने में उन्होंने इस कार को पूरी तरीके से रीडिजाइन कर डाला। ये रीडिजाइन डेकोविल कार ओरिजिनल डेकोविल कार से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर थी। यहीं से हेनरी रॉयस को कॉन्फिडेंस आया, क्यों न वो एक खुद की कार कंपनी ही खोल दें। उन्होंने अपनी एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू किया और फाइनली उन्होंने एक कार बना ही डाली और इसे 1 अप्रैल 1904 को रोड टेस्ट किया गया और इसने अपने पहले ही टेस्ट में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद रॉयस ने 2 और कारें बनवाई सेम मॉडल की और इसे टेस्ट कर करके इसे इम्प्रूव करने लगे। रॉयस ने वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली, पर उसे वो पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए वो अकेले ही कैपेबल नहीं थे और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रॉल्स की। हेनरी रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार को प्रेजेंट कर रहे थे। इसी दौरान इनकी कार पर चार्ल्स रॉल्स की नजर पड़ती है। चार्ल्स रॉल्स बहुत ही ज्यादा वेल्दी पर्सन थे और उनकी एक खुद की कार कंपनी भी थी। रॉल्स बहुत पहले से ही एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे। इसी बीच उनकी मुलाकात हेनरी रॉयस से होती है और उनकी कार को एकदम करीब से देखा। रॉल्स इतना इम्प्रेस हुए कि बाद में उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहा कि वह एक वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिए हैं। अगले 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रॉल्स और हेनरी रॉयस इन कार्स को बेचने के लिए एक जॉइंट एग्रीमेंट करते हैं और इन ज्वाइंट एग्रीमेंट से बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस।
मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया गया और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस मॉडल 10, 15, 20, 30 हॉर्स पावर कार्स को सप्लाई किया जाता है। रोल्स का मानना था कि किसी भी कार्स का मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है उस कार्स के साथ रेसिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। इसीलिए रोल्स ने आइल्स ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी पार्टिसिपेट किया और रोल्स रॉयस कार यूज करके रेस जीता भी। साथ ही साथ उन्होंने इस कार से कई नए स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए। इन सब से रोल्स रॉयस एक ग्रेट कार कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश भी हो चुकी थी, लेकिन उनकी अभी सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था। ईयर 1906 में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर के साथ एक मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था और ये चलाने में बहुत ही ज्यादा स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक घोस्ट की तरह, और इसीलिए इसका नाम सिल्वर घोस्ट रखा गया। कार को मार्केट करने के लिए रोल्स ने 24,000 किलोमीटर का एक इंड्योरेंस टेस्ट रखा, जिसे सिल्वर घोस्ट को 2.5 महीनों के लिए दिन और रात तक चलाया गया संडे को छोड़कर, और 24,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया गया। सिल्वर घोस्ट ने बिना किसी प्रॉब्लम के इस टेस्ट को भी पास कर लिया। रोल्स यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने एक और टेस्ट भी कंडक्ट कराया। उस टेस्ट का नाम था विस्पर्ड टेस्ट। इस टेस्ट में वो कार के बोनट के ऊपर एक कॉइन रखकर कॉइन को बिना गिराए कार को चलाते थे, जिससे ये प्रूव होता था कि ये कार बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्मूथ है। इन्हीं सब स्ट्रेटेजी से सिल्वर घोस्ट बेस्ट कार इन द वर्ल्ड के रूप में पॉपुलर हो गई, और ये सिल्वर घोस्ट उस समय के किंग, क्वीन और बिजनेसमैन के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई। रोल्स रॉयस का पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में साबित हुआ था। उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रोल्स एविएशन के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को राइट फ्लायर नाम का एक प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान एयरप्लेन का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। अनफॉर्चुनेटली एयरप्लेन एक्सीडेंट में वह जान गंवाने वाले ब्रिटेन के पहले नागरिक बने। इस हादसे से हेनरी रॉयस को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह इस सदमे से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका मिला। उनकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बॉल कैंसर है। उनका एक ऑपरेशन हुआ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि केवल वो 3 महीना ही जिंदा रह पाएंगे। इस हालत में भी हेनरी रॉयस केवल बेड पर लेटे हुए ही सिल्वर घोस्ट के डिजाइन और इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करते रहे, और फिर एक मिरेकल हुआ। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और हेनरी रॉयस ने 100% रिकवरी कर ली थी। वापस आने के बाद हेनरी रॉयस ने सिल्वर घोस्ट में मेजर इम्प्रूवमेंट किए। ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाया गया, सस्पेंशन को इम्प्रूव किया गया और चेसिस को भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसी दौरान रॉयस ने देखा मार्केट में कार के बोनट्स के ऊपर पर्सनलाइज्ड मैस्कॉट्स लगाने का ट्रेंड चला है, तो उन्होंने अपना खुद का एक मैस्कॉट डिजाइन कराया। इनके मैस्कॉट में एलेनोर थ्रॉटन नाम की एक ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज किया गया। इस मैस्कॉट में एक वुमेन को आगे की तरफ लीन करता हुआ दिखाया गया है। उनके हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच हैं और उनके ऊपर तेज हवा पड़ रही है। ये मैस्कॉट एक सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को प्रेजेंट करता है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। रोल्स रॉयस के प्रॉफिट और सेल्स तेजी से ग्रो कर रहे थे। ईयर 1913 तक उनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज्यादा हो चुका था और उनके ब्रांचेस नेशनली एक्सपेंड करने के भी प्लान्स थे। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 1914 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी। वॉर के कारण इकोनॉमिक क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनीज पर पड़ा। सेल्स में भारी गिरावट आ गई और बहुत सारे एम्प्लॉयज को कंपनी से निकालना पड़ा। सभी को लगा रोल्स रॉयस वॉर को सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन हेनरी रॉयस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटी से मीटिंग की, जिससे उन्हें पता चला कि रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त जरूरत है। इसीलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके उसे एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। कार की बॉडी में 8 मिलीमीटर मोटा आर्मर लगाया गया। एक रिवॉल्वरिंग टर्नेट भी लगाया गया, जिसमें एक मशीन गन फिट की गई। इस कार्स को मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए यूज किया गया, प्लस इनका यूज स्पाइंग मिशन के लिए भी हुआ। और सिल्वर घोस्ट चलाने में बहुत ही ज्यादा स्मूथ थी, इसीलिए और सिल्वर घोस्ट को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। इन एम्बुलेंस ने हजारों जिंदगियां बचाई। फाइनली अपनी लग्जरी फीचर के कारण वॉर्स के दौरान
दौरान रोल्स रॉयस कार को हाई रैंकिंग ऑफिसर, डिप्लोमेटिक मिशन और किंग मैसेंजर के द्वारा भी यूज किया गया। मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करते हुए रोल्स रॉयस को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एयरप्लेन्स इंजन के लिए फ्रेंच कंपनीज पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट थी और गवर्नमेंट चाहती थी कि उन्हें कोई ब्रिटिश कंपनी ही प्लेन्स के इंजन सप्लाई करे। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन सीखा और 1915 में अपना पहला इंजन लॉन्च किया, द ईगल। ये इंजन कंपटीशन के मुकाबले रिलायबल, लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट था। इसीलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के अंत तक 5000 द ईगल इंजन का ऑर्डर दे दिया। लेकिन हेनरी रॉयस यहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने 1915 के अंत में लाइट वेट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन फैल्कन इंजन बनाया और 1918 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरप्लेन के लिए कॉन्डोर इंजन बनाया। इन इंजन के कारण ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट, स्पाइन मिशन, एंटी सबमरीन ऑपरेशन और बॉम्बिंग मिशन, इन सभी में एक मेजर एडवांटेज मिला और यही उनकी जीत का एक इम्पोर्टेंट कारण बना। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ और आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट रोल्स रॉयस के इंजन ही यूज किए जाते हैं। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई और अगले 15 सालों तक रॉयस ने कार और एरो इंजन दोनों पे फोकस किया। उन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20। अनफॉर्चुनेटली 20 को लोगों के द्वारा ज्यादा पसंद नहीं किया गया। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डेमलर के कारण कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने सिल्वर घोस्ट को रिप्लेस करते हुए बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हील्स ब्रेक के साथ लॉन्च किया द न्यू फैंटम। फैंटम बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुई और इसने रोल्स रॉयस को फिर से लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया। आगे जाके फैंटम 2 भी लॉन्च की गई जो इक्वली वेल रिसीव थी। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को खरीद लिया जो बैंकक्रप्ट होने वाली थी। उसके बाद रॉयस ने डिजाइन की एक और आइकॉनिक कार बेंटली 3.5 लीटर, लेकिन हेनरी रॉयस कभी भी इस कार को अपनी आंखों से देख नहीं पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के हेनरी रॉयस की मृत्यु हो गई। सर हेनरी रॉयस की मृत्यु के बाद रोल्स रॉयस ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक तरफ फैंटम 3, सिल्वर शैडो और सिल्वर घोस्ट जैसी आइकॉनिक कार लॉन्च की तो वहीं दूसरी तरफ 1960 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जिस कारण उनके एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया और करंटली रोल्स रॉयस मोटर को BMW ओन करता है। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस लग्जरी का एक आइकॉनिक सिंबल है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।